Hello everyone. So some of you guys asked me about syllabus of DULLB. Then I thought why not make a video on that too. And thank you so much. इससे फर्स्ट वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. Thanks a lot. And I hope this video will help you in your upcoming DULLB exam. So I'm doing an elaborate तरीके से बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है फॉर DULLB और क्या क्या चीज़ें नहीं प्रिपेयर करनी है. तो नॉर्मली होता ये है कि बिकॉज इतना कुछ है सिलेबस में, इतना वाइडली बता दिया गया है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें कितने डेप्थ में चीज़ें पढ़नी है और कितनी डेप्थ क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है. तो उस चीज़ को लेते हुए आई थॉट वाई नॉट एक एक चीज़ को अलग अलग बाइफरकेट करके आपको बता दिया जाए कि आपको किन चीज़ों में ध्यान देना है, किन चीज़ों को छोड़ना है. और टाइम वैसे भी ज़्यादा है नहीं. तो बेसिकली आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हो कि कब एग्ज़ाम होने वाला है. तो अभी तक यही शो कर रहा है कि जुलाई सेकेंड वीक में होगा. इफ़ एट ऑल डेट बढ़ती है तो आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोग और चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना. तो डेट पे इतना ध्यान देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है. वो एग्ज़ाम है, अगस्त में भी होगा तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है. तो वो एक चीज़ है. तो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि कब कैसे सिलेबस क्या है इस चीज़ का और क्या क्या किन किन चीज़ों पे फोकस करना है. तो मैंने जिस तरीके से सिलेबस बनाया था मैं उस अकॉर्डिंग आप लोगों को बता देती हूँ. लीगल एप्टीट्यूड का एक चीज़ है. तो सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड में आपको देखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसी में. हमारा बैकग्राउंड लीगल का नहीं है. सम ऑफ यू गाइज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सम ऑफ यू गाइज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कुछ कॉमर्स के भी होंगे. तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. तो लीगल एप्टीट्यूड सबसे पहले देखते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया और DPSPs हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी होगी. उसमें NHRC के बारे में देख लो कि और नीति आयोग का देख लो, नया चेयरमैन कौन है. तो ये सब चीज़ आपको देखनी होगा. और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल फोकस जुडिशरी पे ज़रूर देना कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका टेन्योर कितना होता है और क्या एज क्राइटेरिया क्या है और जो भी छोटे छोटे निटिग्रिटीज़ हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखना. तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इनिशियल फर्स्ट यूनिट जिसमें फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, DPSPs हो गया, प्रियम्बल हो गया. ठीक है. और किन किन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट को कहाँ से बोरो किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड फिर उसके बाद जुडिशरी बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर अगर टाइम बच रहा है तो थोड़ा सा NHRC वगैरह को देख लो. NHRC से ज़्यादा इनफैक्ट अगर आप उस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जा रहे हो देन यू हैव टू सी कि वहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको क्या देखना है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखना है. ठीक है. एडवोकेट जनरल को देखना है. ये सब चीज़ें बहुत जो जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक्स है ना, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बहुत ध्यान से करना है. तो फर्स्टली इन सारे में टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, IPC, फैमिली लॉ एंड IPR में आपको मैक्सिम्स एंड टर्म्स देखने होंगे. कमिटीज देख लो. लीगल जीकेस में आपको देखना होगा लैंडमार्क जजमेंट, इम्पॉर्टेंट केस, अपॉइंटमेंट्स, ये सब. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एंड उसके ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशन और उसके 6 ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद लीगल रीजनिंग के लिए मैंने बताया ही था आप लोगों को पहले वीडियो में भी कि लॉ डाइजेस्ट के वीडियोस देख लेना, वो मोर देन इनफ रहते हैं लीगल रीजनिंग के लिए.
फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहाँ पे तो वो अपने हिसाब से लीगल रीजनिंग दे रहे होंगे ना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप वहाँ पे इजीली लीगल रीजनिंग सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अभी एक एक करके शुरू करते हैं। जो लीगल एप्टीट्यूड में आईपीसी में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देखना होगा, बहुत इन डेप्थ घुसने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, हमें पता नहीं था कि कितने डेप्थ में चीज़ें आ रही हैं, तो हम बहुत अननेसेसरी चीज़ें पढ़ के गए थे। तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, सीधे मेंस रिया वगैरह याद रख लो, छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपको एसेंशियल देखने होंगे, ठीक है। ऑफर और एक्सेप्टेंस छोटा सा देखो, फ्री और पूरा सेक्शन 2H, पूरा वो सेक्शन 10, सेक्शन 2H, ये सब इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। रिवोकेशन, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, वॉइड अग्रीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत इन डेप्थ केस एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे में करना है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ डन। देन उसके बाद टॉर्ट में आपको इंजूरिया साइन, डैमनम साइन इंजूरिया देखना होगा। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का देखना है। वाइकेरियस लायबिलिटी देखना है, ठीक है। उसके बाद डिफेमेशन सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, नेग्लिजेंस, डिफेंस ऑफ टॉर्ट्स, न्यूसेंस। बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का हल्का ऊपर से देखने की ज़रूरत है। अंदर ये नहीं है कि आप जाके केसेस पढ़ रहे हो, वो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फैमिली लॉ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 19 कब आया है, 1954 से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, ये बेसिकली बाईगैमी को पनिशेबल बनाता है, प्रोहिबिट करता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो वो पूछ सकते हैं कि मतलब बाईगैमी किस सेक्शन के अंदर में प्रोहिबिटेड है, तो वो पता होना चाहिए। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आईपीआर लॉज आ जाते हैं। आईपीआर लॉज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहाँ पे आईपीआर लॉज में आएगा कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, सीक्रेट। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें लिमिट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की जो लिमिट, मतलब कितने टाइम तक वो वैलिडिटी पीरियड रहता है, 10 ईयर्स तक के लिए रहता है। डिजाइन एक्ट का हो गया। पेटेंट एक्ट 2005 की वैलिडिटी पीरियड कितनी है, दैट इज 20 ईयर्स, तो वो ध्यान रखना है। गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट की कितनी होती है, 10 ईयर्स होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको करना होगा वहाँ पे। और ये भी कि कॉपीराइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और इतनी तो आपसे एक्सपेक्टेशन रख ही रहे हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि उनकी वैलिडिटी कितनी होती है कॉपीराइट की, तो आपको पता होना चाहिए। टिल द लाइफ ऑफ द टाइम, टिल द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, उसके बाद आप उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है कॉपीराइट की, फिर कोई भी वो कर सकता है, कोई भी वापस उसे यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सीआरपीसी का देख लो, फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनी थी, किसके, उसके चेयरमैन कौन थे, एमसी सत्यवाद थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में, उसके चेयरमैन कौन थे, तो पता होना चाहिए। थॉमस बैबन मैकॉले थे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं विच DLLB एक्सपेक्ट्स यू कि आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। डॉली इनका पैक्स एक लीगल मैक्सिम है, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, ये आईपीसी में आएगा। इस तरीके के लीगल मैक्सिम्स नहीं छोड़ के जाने, ये करने ही करने हैं। थेफ्ट का सेक्शन पूछ सकता है, एक्सटॉर्शन का सेक्शन पूछ सकता है, मर्डर का सेक्शन पूछ सकता है, कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन पूछ सकता है। सिर्फ सेक्शंस पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आपसे वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हमें आके बताओ कि इस पर्टिकुलर केस बता दो, नहीं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है वो बैलफोर वर्सेस बैलफोर का केस पूछ सकता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस
पूछ सकता है, कार्लिल वर्सेस कार्बॉल एक बॉल का केस पूछ सकते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपसे ये बहुत 5-6 मेजर केसेस है जो आपसे पूछ सकता है। कार्लिल वर्सेस कार्बॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास का केस हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है वहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड में। एंड फिर बात करते हैं अगर फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ में वो आपसे मतलब टर्मिनोलॉजीज पूछ सकता है, जैसे बता दो कि कफाला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन इन मुस्लिम लॉ इज नोन एज अ कफाला। तो इस तरीके की चीज़ें। अगर कारा के बारे में पूछ सकते हैं, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज़ किसके अंडर में आती है, तो हमें पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो हेग कन्वेंशन की वजह से एग्जिस्टेंस में आई थी। इंटर कंट्री अडॉप्शन, जो हेग कन्वेंशन क्या है, देन हेग कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में 1993 में। वो इंडिया में कब रेटिफाई हुआ, 2003 में हुआ, क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। दे लाइक तीन आपको 1 2 3 करके 3 स्टेटमेंट्स दे देगा, देन एंड उसके आगे फर्दर आपको ऑप्शंस रहेंगे 1 2 2 3 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इस तरीके के आपसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वो। तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं और भी स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन यू हैव टू नो अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट का लिटिल बिट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि बाईगैमी कहाँ पे किस सेक्शन के अंदर में प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट, हु इज हिंदू, उसकी सेक्शन 5 में ही मेंशन है। द डेफिनेशन ऑफ हिंदू, वो ये नहीं पूछना चाहता है कि आप हमें ये इलैबोरेट कर दो सेक्शन 5 क्या, वो सीधे सीधे पूछेगा व्हाट डेफिनेशन ऑफ हिंदू में। हिंदू आते हैं, मुस्लिम हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, ठीक है। अदर देन दीज 4 उसके बाद वाले सारे जो है वो दूसरे क्रिश्चियनिटी वाले नहीं आते हैं, मुस्लिम्स हिंदू में नहीं आते डेफिनेशन ऑफ हिंदू में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके सोर्सेस क्या हैं, जो भी हिंदू लॉ है उसके, हिंदू मैरिज एक्ट के सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं आपको, तो पता होना चाहिए आपको। श्रुति से मिलते हैं, स्मृति से मिलते हैं, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट से मिलते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको वो कोशिश चाहते हैं कि आपको पता हो। और अडल्ट्री का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के स्कूल्स के बारे में पूछ लेता है। हनाफी, ये को ऐसे पूछेगा, हनाफी, मालिकी, शैफी और कुछ एक बीच में डाल देगा दूसरा सब शब्द और पूछेगा कि आप बताओ इनमें से इवन ऑड करना, ऑड आउट करना होता है, ये बता दो आपकी इनमें से कौन सा वर्ड सिमिलर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हनाफी, मालिकी, शैफी ये सब एक स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ है, या इथाना, इस्माइली, जैदी ये शिया स्कूल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछ रहा है वो, बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। वो ये भी पूछ 3-4 स्टेटमेंट दे दे, एक स्टेटमेंट दे देगा, आपको बताना होगा कि बता दो ये क्या है। तो जैसे वो ऐसा पूछ रहा है, द अमाउंट डिसाइडेड यूजुअली एट द टाइम ऑफ द मैरिज इन केस ऑफ माइनर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज, इतना करके छोड़ दिया। अभी 3-4 वर्ड नीचे लिख देगा, देन यू हैव टू नो दैट इट टॉक्स अबाउट द डावर और मेहर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इश्यूज करंट अफेयर्स में जो चल रहे हों, ठीक है, उसको देखना होगा। तो जैसे हम लोगों के टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो और क्योंकि वो 3 लॉज जो गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। अर्नब गोस्वामी अरेस्ट केस चल रहा था, तो उससे रिलेटेड केस के बारे में पता था। उस टाइम पे मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही थी, तो वी रेड अबाउट द मराठा रिजर्वेशन के बारे में भी, आपको सेडिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके इस एग्ज़ाम के लिए तो रहनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपका लीगल एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड के बाद में आपकी बात इंग्लिश के लिए मैंने बताया था, आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने एक्चुअली, कि इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना है नॉर्मल। आप
देखो सब मुझसे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि कौन सी बुक खरीदूं, कौन सी बुक खरीदनी बेटर रहेगी। तो मैंने जितना अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में वहाँ पे जो साथ में को स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा, तो देन दे वर लाइक, सभी ज़्यादातर लोगों ने यूनिवर्सल गाइड ही पढ़ी है, तो आप लोग उसको ही रेफ़र कर लो। वो बहुत अच्छी बुक है यूनिवर्सल गाइड। इनफैक्ट हमारे कैंपस के अंदर में जहाँ पे अंदर बुक्स मिलते हैं, वो हमेशा अगर आप वहाँ पे जाके मांगोगे तो वो आपको यूनिवर्सल गाइड ही प्रोवाइड करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आपको वो देखना होगा। देन उसके अलावा उसमें ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं, आप उसे अच्छे से सॉल्व करो। और रही मैथ्स की, मैथ्स अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर DULLB मैथ्स नहीं के बराबर ही आ रही है। और रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग में भी वो बहुत सिंपल सिंपल से चीज़ें पूछ रहा होता है। राउंड टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, ठीक है। क्लॉक क्लॉक तो क्लॉक का शायद नहीं पूछा, तो कैलेंडर पूछ लेते हैं वो, ठीक है। इफ एट ऑल क्लॉक भी पूछ रहा है तो इजी ही क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा वो ब्लड रिलेशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। या फिर जम्बलिंग वाली भी चीज़ें पूछ रहे हैं, कोड वाले रीजनिंग पूछ रहे होते हैं, वेन डायग्राम्स पूछ रहे होते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं और आप इजीली कर सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में। एंड अदरवाइज इसके अलावा जीके के पोर्शन में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जीके के पोर्शन में आपको पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में आपको नॉर्मल ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ही रखो, बेटर रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री ही ज़्यादा पूछता है। एंड उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हमारे में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा था, तो इससे एक बेसिक आइडिया लगा लो कि आपको ना रिवॉल्यूशंस देख लेने। और वो ऐसे नहीं पूछ रहे, इन डेप्थ नहीं पूछ रहे रिवॉल्यूशंस के बारे में, वो पूछ रहे रिवॉल्यूशन का ईयर क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर क्या है, 18 USA में जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से याद रखो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बस ईयरली मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बेसिकली ईयर याद रखने की ज़रूरत है। इंडियन हिस्ट्री में आपको इवेंट्स याद रखने की ज़रूरत है। चौरी चौरा कब हुआ है, महात्मा गांधी का अगस्त ऑफर कब आया है, ठीक है, लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, और वो जो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स आए हैं उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब कौन सा है, 1919 का है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कब का है, ठीक है। ये ईयर्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इनसे ही वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इतनी बेसिक हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, ज्योग्राफी में बहुत बेसिक जगहों के बारे में पूछ ले रहा है वो, कि अलास्का कहाँ है, कि कौन सा माउंटेन कहाँ है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी होगी। एटलस वगैरह पे अगर आप थोड़ा सा नज़र बना कर रखते हो तो आपको आ जाएगा। और रही बात इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में वो पेरिस एग्रीमेंट पूछ लेगा, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेगा। जो न्यूज़ में हर साल रह रहा है ना, बस वो वही चीज़ें ही पूछ रहा है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जिस टाइम पे आ रहा है, इस बार की जो थीम थी इन्वायरमेंट डे की, 5 जून को जो होता है, ये कब होता है 5 इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे कब होता है, ठीक है वो। और तो ये सब चीज़ें आपसे इन्वायरमेंट पे पूछेगा। ज्योग्राफी का भी मैंने बता दिया, इन्वायरमेंट का बता दिया, हिस्ट्री का भी बता दिया। एंड साइंस एंड टेक में बहुत एक क्वेश्चन शायद साइंस वाइंस का पूछेगा। अगर आप उसे करंट अफेयर्स वगैरह से पढ़ रहे हो तो आप बता ले जाओगे उसे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिन पे आपका ग्रिप ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता है लीगल से ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू की है तो आप इन लीगल को अच्छे से प्रिपेयर करो। जीके में करंट अफेयर्स वगैरह देख रहे हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। और हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी, तो आप कर ले जाओगे वहाँ पे। और रही रीजनिंग वगैरह की चीज़,
रीजनिंग बहुत आराम से हो जाएगी, इजी टू हैंडल रीजनिंग पूछता है वो, आपसे हो जाएगा वहाँ पे। और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देख रहे हो, इंग्लिश में वो कुछ नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है नॉर्मली, और स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए दे रहा है। एक स्पेलिंग दे दी उसने, और 4 जो ऑप्शन दिए हैं वो उनमें से 3 गलत स्पेलिंग है और 1 सही स्पेलिंग है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वो सही है और उस पर क्लिक करना है आपको। उस तरीके के 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। देन यू हैव टू रिमेम्बर। और एक पैराग्राफ देगा जो बहुत इजी पैराग्राफ होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप बहुत इजीली उस पैराग्राफ को कर ले जाओगे। तो इंग्लिश बहुत इजी है। तो इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, और अगर लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेना, ठीक है, रीजनिंग और जीके जो है, ये 4 पोर्शन अगर आपके रेडी है ना, तो मैथ्स को थोड़ा सा ना वो भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन 4 सब चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, इनको बहुत अच्छे से करना है। तो अभी आपके पास टाइम है, ऑनेस्टली अगर आप बैठोगे तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कर लोगे। और लीगल एप्टीट्यूड में ध्यान रखो, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीआर, आईपीसी, अगर आप जब इनको आप पढ़ रहे हो तो इनसे रिलेटेड केसेस को इन डेप्थ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे टाइम हम लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वो फैमिली लॉ पढ़ना शुरू किया, देवर लाइक स्टार्ट पढ़ना शुरू किया, तभी वो पार्टीशन वगैरह तक पढ़ के बैठे हुए हैं। और पार्टीशन वगैरह पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे खुद के 2nd सेमेस्टर में आ रहा होता है। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इतना कुछ इन डेप्थ पढ़ने की। एक बेसिक अंडरस्टैंड दे आर डिमांडिंग कि आपको हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ आप हमें बता दो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट किन किन सिनेरियो में होगा, और वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, तो उसकी स्टेजेस क्या क्या हैं, कि कब आपने प्रपोजल रखा है, कब आपने उसे एक्सेप्ट किया है, सेक्शंस का थोड़ा सा ध्यान दो। वो 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रपोजल है, फिर प्रॉमिस आएगा, देन कंसिडरेशन आएगा, देन अग्रीमेंट आएगा, देन इन्फोर्सेबिलिटी आएगी, तब जाके अगर वो इन्फोर्सेबल है देन वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये 5-6 चीज़ें आपको, ये एक जो सीक्वेंस है ना, वो याद होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट कर रहा है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप हमें इन डेप्थ बता दो कि कहाँ पे कि कंसिडरेशन कैसे बनना है, कंसेंट का, ये सब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछेगा कि बताओ कि यहाँ पे प्रपोजल दे दिया, प्रॉमिस दे दिया है, बीच में गायब कर दिया है, देन एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल, देन कॉन्ट्रैक्ट, आप बताओ कि बीच में क्या मिसिंग है। देन वो 3-4 वर्ड आपको दे देगा, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कंसिडरेशन नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए। तो वो चीज़ दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अच्छे से बता ही दिया आप लोगों को। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगी, सो दैट कमेंट अच्छे से मैं मोस्ट प्रॉब्लम मैंने आई थिंक ज़्यादातर कमेंट्स के आंसर किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो, सो दैट आई विल टेल यू कि कहाँ पे आप लोग और अच्छे से क्या मिस हुआ है। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो रहा है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मोस्टली मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सब बता दूँ। एंड एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान मत हो यार, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही होना है। हमारे खुद के 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम 13 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम की डेट को लेके बिल्कुल लेट बैक एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो इस चीज़ के लिए, एंड होप वी विल मीट इन कैंपस लॉ सेंटर और LC1 LC2 कहीं तो मिलेंगे ही। तो ऑल द बेस्ट यू गाइस, थैंक यू सो मच।